तो चलिए दोस्तों 10 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को याद करना चाहते हैं तो आप उन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिलेगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF फाइल व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana-district.com पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए किस प्रकार की रसीद को अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री रसीद को। हरियाणा में शराब की दुकानों में टैक्स चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से बिक्री रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। 15 जनवरी तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं को सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इससे न केवल गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा बल्कि निगरानी भी सही ढंग से की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने से राज्यों के अंदर काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि भी देखी गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद पहली 6 माह में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व जुटाया है। उन्होंने कहा है कि इस साल 7,500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य तो पूरा करेंगे ही, साथ में 20% अधिक राजस्व भी जुटाया जा सकता है। पहले 6 महीने में करीब 4,165 करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी गृह विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से लिंग संवेदीकरण मुद्दे और चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है HAU यूनिवर्सिटी में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद है, कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल में अब तक कितने लोग भाग ले चुके हैं? तो ये ले चुके हैं अब तक 230 लोग भाग। ISI मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है, जिसमें अभी तक 230 से ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधक ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने का आह्वान भी किया है, जिससे ट्रायल को सफल बनाया जा सके और कोरोना वैक्सीन को बाजार में लाया जा सके। कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल में करीब 1500 लोगों को शामिल किया जाना है। यह वैक्सीन ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और फार्मास्यूटिकल्स फर्म भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर तैयार की है। इसे कोवैक्सीन का नाम दिया गया है। ESIC मेडिकल कॉलेज में मंगलवार तक करीब 230 लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाया है। खास बात यह है कि कोवैक्सीन का ट्रायल उन लोगों पर किया जा रहा है जिन्हें अभी तक संक्रमण नहीं हुआ है। इसमें 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रानी नागर को। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। कोरोना काल में करीब 7 माह पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाली हरियाणा कैडेट की 2014 बैच की IAS अधिकारी रानी नागर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने अभी तक रानी नागर के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीते माह 11 नवंबर से रानी नागर को नई पोस्टिंग के इंतजार में रखा गया था। सोमवार को उन्हें नागरिक संसाधन सूचना विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद है, टीबी मुक्त भारत अभियान में सरकार के द्वारा जो व्यक्ति टीबी के मरीजों के बारे में सूचना देगा उसे कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 500 रुपये का पुरस्कार। टीबी मुक्त भारत की दिशा में भारत सरकार पहल करते हुए जो व्यक्ति टीबी के मरीजों के बारे में सूचना देगा उसे 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस कार्य के लिए आशा वर्कर को विशेष रूप से प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की नीति के तहत टीबी के मरीजों को भी हर महीने डाइट के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसका मूल उद्देश्य 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो टीबी के बारे में यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि टीबी के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं।
अगर किसी को लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है तो वो भी टीबी का लक्षण है। एकाएक जिसका वजन तेज़ी से कम हो रहा है तो ये भी टीबी का लक्षण है। रात में ठंडा पसीना आता है या फिर बुखार आ रहा है, सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी होना, भूख न लगना या फिर बहुत कम भूख लगना, थोड़े से ही काम में ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये सभी टीबी के ही लक्षण हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है, हालांकि इसको चेक करने के बाद ही पता चलता है कि ये टीबी के ही लक्षण है या किसी और बीमारी के हैं। इसके बाद है, इस बार कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले गीता महोत्सव में कितने विद्यार्थी गीता श्लोकों का एक साथ उच्चारण करेंगे? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 55,000 विद्यार्थियों के द्वारा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार कोरोना के चलते प्रशासन का फोकस ऑनलाइन कार्यक्रमों पर है। देश भर के स्कूलों के 55,000 विद्यार्थी 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सामूहिक गीता श्लोक पाठ करेंगे, जिसमें 21 जिलों के चयनित 50-50 स्कूलों के विद्यार्थी और कुरुक्षेत्र के 9,000 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों को गीता श्लोक का पाठ ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थी श्लोक पाठ की तैयारी कर सकें। इसके बाद है, हरियाणा में कोरोना रिलीफ फंड में अब तक कितने करोड़ रुपए आए हैं? तो ये आए हैं 261.23 करोड़ रुपए। लोगों ने बचाव के लिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दिल खोलकर दान किया है। अब तक 261 करोड़ 23 लाख रुपए लोगों के द्वारा हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाए गए हैं। 98.77 करोड़ का बजट ही कोरोना बचाव के लिए खर्च हुआ है। यह खुलासा हरियाणा के मुख्य सचिव से मांगी गई आरटीआई के जवाब में हुआ है, जबकि कोविड रिलीफ फंड में फिलहाल 162.40 करोड़ रुपए जमा है। इसके बाद है, पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है KVK ऊझा रेडियो स्टेशन। किसानों को खेती की नई तकनीकी और आधुनिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए KVK ऊझा में बुधवार को कम्युनिटी रेडियो सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि रेडियो स्टेशन किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रोजाना सुबह और शाम 2-2 घंटे कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान अपने सुझावों से यहां पर अवगत करवाएंगे। KVK ऊझा प्रभारी डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया है कि कम्युनिटी रेडियो सेंटर पर कृषि संबंधी नई तकनीक और जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ लुप्त होते हरियाणवी लोक संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर RS हुड्डा ने बताया है कि विश्वविद्यालय की ओर से अब तक 6 रेडियो स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं, जिनका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले रेडियो स्टेशन का शुभारंभ 2009 में किया गया था। किसान स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया है कि KVK ऊझा के रेडियो स्टेशन को 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस रेडियो स्टेशन पर सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। रेडियो स्टेशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई जानकारी प्रदान करके उनकी आय को बढ़ाना है। इसके बाद है, हरियाणा में जल संरक्षण में टपक सिंचाई अपनाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 85 से 100% तक का अनुदान। हरियाणा में जल संरक्षण के लिए टपक सिंचाई अपनाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा 85 से 100% अनुदान दिया जाता है। इसके बाद है, JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने हाल ही में किसके साथ समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए किस प्रकार की रसीद को अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री रसीद को अनिवार्य। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी गृह विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से लिंग संवेदीकरण मुद्दे और चुनौतियां विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है HAU यूनिवर्सिटी में। कोरोना वैक्सीन के फाइनल ट्रायल में अब तक कितने लोग भाग ले चुके हैं? तो ये ले चुके हैं अब तक 230 लोग भाग।
टोटल 1500 लोगों के द्वारा भाग लिया जाएगा। हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रानी नागर को। इसके बाद है टीबी मुक्त भारत अभियान में सरकार के द्वारा जो व्यक्ति टीबी के मरीजों के बारे में सूचना देगा उसे कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो उसे दिया जाएगा 500 रुपए का पुरस्कार। इस बार कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले गीता महोत्सव में कितने विद्यार्थी गीता श्लोकों का एक साथ उच्चारण करेंगे? तो ये करेंगे 55,000 विद्यार्थी। हरियाणा में कोरोना रिलीफ फंड में अब तक कितने करोड़ रुपए आए हैं? तो ये आए हैं 261.23 करोड़ रुपए। इसके बाद है पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है KVK ओझा रेडियो स्टेशन। इसके बाद है हरियाणा में जल संरक्षण में टपक सिंचाई अपनाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 85 से 100% तक का अनुदान। इसके बाद है JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने हाल ही में किसके साथ समझौतों पर ज्ञापन किया है? तो ये क्या है? NHAI के साथ। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद्य बनाने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर तैयार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल के अंदर तैयार किया गया है। वेस्ट डीकम्पोजर गाय के गोबर व बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के द्वारा तैयार किया गया कंपोजर एक 200 ml की पैकिंग में उपलब्ध है। प्रगतिशील किसानों का समूह करनाल क्षेत्र में 2500 एकड़ से अधिक में खेती कर रहा है। पिछले सीजन में केमिकल फ्री गेहूं तैयार किए और इस बार 90 एकड़ में केमिकल फ्री धान भी लगाई हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।